हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 9 कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं ऐप के ऊपर। तो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करें, साइन अप करें, जाएं इस वाले सेक्शन पे, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे आपको सारे ही पीडीएफ मिल जाएंगे इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियोज के भी, और इससे पहले जो रिवीजन सीरीज चला था उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे इसी फोल्डर के अंदर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है, जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। जो जीव लैंगिक प्रजनन करते हैं, जो जीव लैंगिक जनन करते हैं और जो उनका बॉडी डिजाइन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो जनन कोशिकाएं हैं उनके अंदर कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। जनन कोशिकाएं जैसे कि शुक्राणु है ना, शुक्राणु है और अंडाणु है, यानी कि स्पर्म है और ओवम है, जिसे हम लोग एग भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग, जो हमारा बॉडी डिजाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग लैंगिक प्रजनन करते हैं, हमारे अंदर शुक्राणु है, अंडाणु है। पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु, ये दोनों सेक्स सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। कुछ बहुत ही सरल जीव होते हैं जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है उनके अंदर बताओ जनन कोशिकाओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो देखो, जो नर जनन कोशिका होती है, जो नर जनन कोशिका होती है जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, ये छोटी होती है और गतिशील होती है। वही जो अंडाणु यानी कि जो मादा जनन कोशिका होती है, ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है और इनमें फूड स्टोर होता है, ताकि जब शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन हो, जो एक कोश के भ्रूण बनेगा उसको खाना पीना मिल सके। तो जो ये मादा जनन कोशिका होती है इसमें फूड जो है स्टोर होती है, साइज में थोड़ी बड़ी होती है और ये नॉन मोटाइल होती, अचल होती है। ये कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है, यानी कि अचल होती है। और ये शुक्राणु जो है ये मोटाइल है। तो ये शुक्राणु ही चलते 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 फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फिर निषेचन होता है। तो नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील होती है, जबकि मादा जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। हमारे आमाशय में जठर रस का सिक्रीशन होता है, हमारे आमाशय में जठर रस का सिक्रीशन होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। इसका पीएच भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, 1.2। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है। ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। इस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है। ठीक, तो किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ये जो पेप्सिन है पहले इनएक्टिव होता है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में, फिर इसको एक्टिव किया जाता है पेप्सिन के फॉर्म में, तब जाकर के ये अपना काम कर पाता है, प्रोटीन को तोड़ पाता है। तो इसके एक्टिवेशन के लिए पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ये HCl चाहिए होता है, यानी कि जो वातावरण है वो अम्लीय चाहिए होता है। तो अम्लीय वातावरण ये HCl तैयार करके देता है इस पेप्सिन को अपना काम करने के लिए। तो हमारा आंसर जो है पेप्सिन हो जाएगा। हमारे मुख गुहा में क्या होता है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो स्टार्च होता है वो टूटता है माल्टोज में, वो टूटता है माल्टोज में, और इसको तोड़ने के लिए एंजाइम हमारे मुख गुहा में एमाइलेज होता है। वैसे एमाइलेज का सिक्रीशन हमारे जो है अग्नाशय के द्वारा भी होता है। देखो, ये जो एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, ये सारे एंजाइम्स किसके हैं? पैनक्रियाज के हैं। ये सारे एंजाइम्स किसके हैं? पैनक्रियाज के हैं। इसमें जो एमाइलेज है हमारे मुख गुहा में भी सिक्रीट होता है।
जो हमारा मुख गुहा है, बकल कैविटी है, उसमें भी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और हमारे अग्नाशय के द्वारा भी इस एमाइलेज का सिक्रीशन होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है, ये भी प्रोटीन को तोड़ता है, इसका काम भी प्रोटीन को पचाना है। ये जो लाइपेज है इसका काम है वसा को पचाना, फैट को डाइजेस्ट करना, और ये जो एमाइलेज है ये स्टार्च को तोड़ता है, यानी बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाना इसका काम है। ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन दोनों का काम है प्रोटीन को पचाना। डी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल क्षारकीय लवण निर्मित होता है? असंक्षारक होना चाहिए यहाँ पर, असंक्षारक। चलो, दुर्बल क्षारकीय लवण निर्मित होता है, केवल इतना भी आप बोलोगे तो भी चलेगा। अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बोला है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड है और जल है। इन सब के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, और यहां पर बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा आंसर बेकिंग पाउडर हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब अमोनियम क्लोराइड और ये बेकिंग सोडा बनता है, ये बेकिंग सोडा है। इस बेकिंग सोडा की जब हम अभिक्रिया करवा दें टार्टरिक एसिड के साथ तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर, तब बेकिंग पाउडर बनेगा। अगर हम इसको हीट कर दें तो ये टूट जाएगा Na2CO3 में, और यहां पर बनेगा ये जल। फिर इसका हम क्रिस्टलीकरण करवा दें, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो यहां पर बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर जल बनेगा, ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका जब हम क्रिस्टलीकरण करवाएंगे जल के 10 अणु के साथ तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl का होल ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है। जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन डैश होगा। अच्छा, कौन सा लेंस है? यहाँ पर देखो अवतल लेंस है। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा ही प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर सीधा बनता है तो जो आवर्धन चिन्ह आएगा वो धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, और हमेशा ही प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो जो आवर्धन चिन्ह है उसका जो मान है वो आपको 1 से छोटा मिलेगा। ठीक, 1 से छोटा मिलेगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो तो आवर्धन चिन्ह जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो आवर्धन का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो देखो m का मान जो है ये होता है, आवर्धन का मान 0 से 1 के बीच में होगा, ना तो शामिल 0 है ना ही 1 है, 0 से 1 के बीच में होगा। किसके केस में? कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अवतल लेंस के केस में और उत्तल दर्पण के केस में आवर्धन का मान 0-1 के बीच में होता है। तो सबसे पहले नेगेटिव वाले को काट दो क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 से जो बड़ा मान है उसको भी काट दो, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नीचे में से कौन सा पौधों में तापमान नियमन में मदद करता है? यानी कि जो प्लांट है इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो जो पत्तियां होती हैं
इसमें जो एस्टोमेटा होते हैं, यहाँ से जल का हानि होता है गैस के फॉर्म में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, है ना, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जब भी ट्रांसपिरेशन होता है, या फिर आपने सुना होगा जब भी वाष्पीकरण होता है, वहाँ पर ठंडक जो है, शीतलन उत्पन्न होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में भी वही चीज़ होता है, एक तरह से वाष्पीकरण ही तो हो रहा है, वाष्पीकरण ही तो हो रहा है। तो यहाँ भी शीतलन उत्पन्न होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो पत्तियों से जब जल का हानि होता है वाष्प के रूप में, तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो पत्तियों की जो सतह होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें केवल आपको हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है। तो इसमें एक तो होता है एल्केन, एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। ये 3 प्रकार के होते हैं। एल्केन उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा। एल्कीन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। अब एल्केन जो अपने आप में एक समजातीय श्रेणी है या फिर एक परिवार है, इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2 होता, CnH2n+2 होता है। यानी एल्केन का कोई सा भी आप मेंबर उठाओगे, उसका जब आप फॉर्मूला देखोगे तो इसी पे होगा। जैसे कि मीथेन, जितना कार्बन मिलेगा उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसमें देखो 1 कार्बन है, 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, CH4, ये मीथेन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि C2H4, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ये मीथेन है, ये इथेन है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन, जैसे कि C2H2। ये है इथाइन, ये है एथीन, और ये है मीथेन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? देखो, जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को लेकर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, इस पूरे रीजन में चुंबकीय क्षेत्र है, हमने एक तार को रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इससे करंट फ्लो करवाते हैं, तो इसके ऊपर बल लगेगा, इसके ऊपर बल लगेगा। कहा जा रहा है कि बल की दिशा अगर आपको परिवर्तित करनी हो, बल अपने आप में सदिश राशि है, बल किसी एक डायरेक्शन में ही लगेगा, हमें उस डायरेक्शन को चेंज करना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? बल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, आप उसको परिवर्तित कर दो, या फिर क्या करो, आप धारा की दिशा में परिवर्तन कर दो। धारा के परिमाण में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। धारा के परिमाण में परिवर्तन करोगे, 5 एम्पियर का धारा आप प्रवाहित करवा रहे थे, अब 10 एम्पियर का करवा रहे हो, तो इससे क्या होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, बल का जो परिमाण है, वो बदलेगा, ना कि दिशा में कोई परिवर्तन होगा। धारा की दिशा में परिवर्तन करवा करके आप ऐसा कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में परिवर्तन करके भी आप नहीं कर सकते हो। आपको बल के डायरेक्शन में अगर चेंज करना है तो या तो आप करंट के डायरेक्शन में चेंज कर दो, या फिर क्या करो, आप मैग्नेटिक फील्ड जो है आप इनके डायरेक्शन में चेंज करो, इनके डायरेक्शन में चेंज करो। ठीक है, अगर चाहते हो कि बल की दिशा में परिवर्तन हो तो आप जो है इन दोनों में से किसी के डायरेक्शन को आप चेंज करो, तो आप कर पाओगे। मान को बढ़ाओगे घटाओगे, इससे लगने वाला बल मजबूत होगा कमजोर होगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल हम लोग 3 बोलेंगे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई करने के 2-3 दिनों बाद इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है? आप मार्केट से कली चूना खरीद कर लाते हैं, है ना, कली चूना खरीद कर लाते हैं, फिर एक बर्तन लेते हैं, उसमें कली चूना डाल करके मिलाते हैं, बर्तन गर्म हो जाता है और बनता है वहां पर भकरा चूना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम उसमें और पानी मिला करके उसका विलयन तैयार कर लेते हैं और उस भखरे चूने को हम लगा देते हैं, है ना, उस भखरे चूने के विलयन को हम लगाते हैं दीवारों पे पुताई करने के लिए, दीवारों पर पुताई करने के लिए। बहुत सारे लोग व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भखरा चूना होता है, भखरा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जलीय विलयन क्या है कि हम लोग लगाते हैं दीवारों पर। तो क्या होता है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ अभिक्रिया धीरे धीरे होने लगती है, इसके साथ अभिक्रिया होती है और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का ठोस परत। जो दीवार है ना, इसके ऊपर जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है एक पतली सी परत चढ़ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत चढ़ जाती है और इसी के कारण दीवारें जो है वो और भी ज़्यादा चमकने लगती हैं। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर। अगर मैं आपसे पूछूं चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं चौक, जिससे पहले इस्तेमाल किया जाता था ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, इन सारे का रासायनिक सूत्र जो है यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, इन सारे का। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। हमें जो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है इसके पीछे कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश है वो नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल में जो कण होते हैं, धूल कण है, जल के कण है, इन सारे से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश के रास्ते में कुछ कण आए, प्रकाश टकरा करके फैल गया, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे, वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, ऐसे में जो आकाश है हमें काला दिखाई पड़ेगा, नीला दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान जो है वो नीला नीला दिखाई पड़ता है। अगर वायुमंडल ना हो, प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। अगर वायुमंडल की उपस्थिति ना हो, वायुमंडल अनुपस्थित हो, तो आसमान हमें काला दिखाई पड़ेगा और सन जो है एकदम से व्हाइट दिखाई देगा। तो अगर आप वायुमंडल से बाहर निकल जाते हो या फिर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको सन जो है एकदम से व्हाइट दिखता है और आसमान काला दिखाई पड़ता है। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा CH3COOH होता है। ये एसिटिक एसिड है, इसी को आप एथेनोइक एसिड बोल सकते हो। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है, ये क्षार है। तो अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। तो यहाँ से एक सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम लवण बनेगा, सोडियम एसीटेट हम इसे बोलते हैं, और बनेगा जल, ठीक है, और बनेगा जल। ये सोडियम एसीटेट ये क्या है, सॉल्ट है, और ये हमारा हो गया वाटर। ये सॉल्ट कौन सा है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्लास 10th के अंदर कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में जो है आपको ये जो एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये है। निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। देखो, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, तो आंसर है नहीं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यहां पर 2 उत्पाद है। क्या ये अपघटन अभिक्रिया, नहीं। अपघटन अभिक्रिया में एक ही अभिकारक होता है जो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। क्या ये दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ऐसा कुछ सीन हमें दिख नहीं रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपने ये चीज याद किया होगा कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयंस एक्सचेंज करते हैं, आयंस एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पहले टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन आयन में, ठीक। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये भी टूट जाएगा Ag+
प्लस NO3 माइनस में। अब इसका जो केटायन है इसके एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका जो केटायन है वो इसके एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, एक ने अपना धनायन दे करके दूसरे का ऋणायन ले लिया। तो इन दोनों के मिलने से बनेगा सोडियम नाइट्रेट और इन दोनों के मिलने से बनेगा ये सिल्वर क्लोराइड। और देखो यहाँ पर S लिखा हुआ है, यानी कि ये अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि उजले रंग का होता है। तो ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही, साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। ये सवाल रिपीट हो चुका है बाय मिस्टेक, ठीक है। ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? ये हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका पार्ट होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये नेफ्रॉन की संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु। ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसमें देखो तो आपको मिलेगा बोमन संपुट यानी कि बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल और बोमन्स कैप्सूल। जैसे बोमन्स कैप्सूल जो है ये कप जैसी संरचना है, इसमें बहुत सारे कैपिलरी होते हैं, केशिकाएं होती है, उनका पूरा गुच्छ होता है। तो इन्हें हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यानी बोमन संपुट, जो बोमन्स कैप्सूल है और जो कैपिलरीज है ना, बोमन संपुट और जो कैपिलरीज है, इन दोनों को मिला करके ही ग्लोमेरुलस बनता है। ये केशिका गुच्छ हम इसे बोलते हैं, यहाँ कोशिका गुच्छ लिखा हुआ है, इसको काट दो, केशिका गुच्छ होगा, ग्लोमेरुलस होगा। ग्लोमेरुलस के अंदर जो है ये बोमन्स कैप्सूल भी है, बोमन संपुट भी है और केशिकाओं का गुच्छ भी होता है। तो इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो आप यू शेप की संरचना देख रहे हो इसे हम लोग लूप ऑफ हैनेली बोलते हैं, हैनेली की लूप बोलते हैं। हैनेली की लूप बोलते हैं, ठीक है, हैनेली की लूप। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? यानी मानवों ने बनाया है इस तंत्र को, इस पारिस्थितिक तंत्र को, इसलिए हम इसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। कुछ जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं मानव निर्मित होते हैं और कुछ जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, जैसे जंगल है ना, समुद्र है, ये सारे क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो फसली खेत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो तालाब जो है ये प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक है। फसली खेत, जो खेत जिसमें खेती करते हैं वो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद जो ये अंडाशय होता है ना, अंडाशय, ओवरी, ये फल बन जाता है, ये फल बन जाता है। और इसी अंडाशय के भीतर बीजांड होता है, ये बीजांड बीज बन जाता है, ये बीजांड बीज बन जाता है, ठीक। पंखुड़ी जो है ये झड़कर गिर जाती है और ये अंडाशय इसी स्त्री केसर का भाग है और इसी अंडाशय के भीतर ये बीजांड होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फल के रूप में कौन विकसित होता है? अंडाशय। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्की उपकला से स्तरित नहीं होता है? शल्की का मतलब होता है चपटी। उपकला ऊतक की कोशिकाओं का एक खास बात है कि वो जो कोशिकाएं होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक आधार झिल्ली पर टिकी होती है, आधार झिल्ली पर टिकी होती है। और इनकी जो कोशिकाएं होती है काफी सटी हुई होती है, एकदम से सटी होती है, एक दूसरे से बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। तो जो हमारी त्वचा है ये इसी वाले उपकला से, इसी वाले एपिथेलियम से बना हुआ है ना। हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक है ना। उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है और 4 प्रकार के ऊतक है। एक तो उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है और संयोजी ऊतक है। ये 4 प्रकार के ऊतक है। शल्की का मतलब होता है कि कोशिकाएं ऐसी फ्लैट होंगी, जैसे आप फर्श पे टाइल्स देखते हो फ्लैट, बिल्कुल वैसे ही।
ये शल की उपकला है, स्क्वामस एपिथेलियम है। ठीक, शल की उपकला है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जो शल की उपकला है, इनमें ना कोशिकाओं की कई सारी परतें होती है, कोशिकाओं की कई सारी परतें होती है। यानी ये कोशिका है, कोशिका की एक परत, इसके ऊपर एक और परत, इसके ऊपर एक और परत, ये अस्तरित शल की उपकला है। इसे हम बोलते हैं अस्तरित शल की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अस्तरित बोलते हैं इसलिए क्योंकि कोशिकाओं की कई परत है, और इसे हम लोग सिंपली शल की उपकला बोलेंगे। ये अस्तरित वाले वहां पर हमें मिलते हैं जहां मेन काम जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना होता है, मजबूती देना होता है, सुरक्षा करना होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है वहां पर। तो जो हमारी त्वचा है भाई, जो हमारी त्वचा है ये हमें बाहर के वातावरण से बचाने का काम करती है, तरह तरह के वातावरण से बचाने का काम करती है। जो हमारी त्वचा है कहीं से घिस जाती है, कभी इस पर गर्म चीज़, ठंडा चीज़, ये सारे गिर जाते हैं, इन सारे से हमें बचाने का काम जो है करती है। तो इस त्वचा में ये अस्तरित शल की उपकला ही मौजूद होता है हमारे स्किन में, ये हमारे स्किन में है। ठीक, और जो मुख गुहा है, बकल कैविटी, हम खाते हैं, है ना, चबाते हैं, रगर होता है मुंह के अंदर, तो वहां भी मजबूती चाहिए। तो हमारे मुख गुहा में, बकल कैविटी में, माउथ में, और हमारे ईसोफेगस में, ग्रसिका में, है ना, ये फूड पाइप जो होता है उसमें खाना जाता है तो वहां भी घिसन होता है फूड पाइप में, तो ईसोफेगस में, ग्रसिका में। वृक्क की जो नलिकाएं होती हैं इसमें दूसरे प्रकार के उपकला होते हैं, घनाकार उपकला होते हैं। ये जो है ये शल की उपकला सिंपल, इसको हम सिंपल बोलते हैं, ये सिंपल है ना, सिंपल है, शल की उपकला सिंपली हम इसको बोलेंगे। ये जो है आपको मिल जाएगा हमारे फेफड़ों में, जो कोपिका होती है एल्वियोलाई में, यानी कि हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में, और हमारे रक्तवाहिनी में, ब्लड वेसल में, है ना, रक्तवाहिनी में, इन दोनों जगहों पर जो है ये वाला उपकला मिलेगा, और इन सारी जगहों पर जो है ये वाला उपकला मिलेगा। दोनों में शल की उपकला ही है, लेकिन एक में जो है अस्तरित है और दूसरे में अस्तरित नहीं है। तो हमसे पूछा है कि अस्तरित नहीं होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो हम बोलते हैं कि इसमें तो क्यूबॉइडल होता है ना, घनाकार उपकला होता है, शल की होता ही नहीं है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। एल्काइन सदस्य का पहला सदस्य है, एल्काइन समूह का पहला सदस्य। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन जो है 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका पहला मेंबर क्या है, ये क्या है, इथाइन है, ये इथाइन है, ये एथीन है, और ये मीथेन है। क्योंकि एक ही कार्बन है तो मीथेन है। ये ध्यान दीजिएगा कि एल्केन का जो पहला मेंबर है वो है मीथेन, पहला मेंबर 1 कार्बन वाला है। इन दोनों के केस में जो पहला मेंबर है वही 2 कार्बन वाला है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, एथाइन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथाइन नाम का कोई यौगिक नहीं होता है, मेथाइन नाम का कोई यौगिक नहीं होता है। एल्काइन का दूसरा मेंबर जो है ये प्रोपाइन होगा और तीसरा ब्यूटाइन होगा। ये जो अभिक्रिया दी है, इस अभिक्रिया का विशिष्ट नाम क्या है? तो यहां देखो, ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टूटा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। तो ये अपने आप में वायवीय श्वसन है, श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन वो भी कौन सा, वायवीय। और ये कहां पर होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहीं पर जो है 36 एटीपी जो है बनता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, तो चालक डैश की दिशा में आगे बढ़ेगा।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को डालते हैं तो उसके ऊपर बल लगेगा। अब मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही चालक है, बल लग रहा है, उस बल की दिशा के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर बल की दिशा बदलनी हो तो आप या क्या करो, धारा की दिशा बदल दो, या फिर आप क्या करो, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको बदल दो। अब उस दिशा को निकालने के लिए एक नियम है जिसे एक वैज्ञानिक ने दिया था, फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये बायां हाथ है, आपके लिए ये दायां हाथ है, ठीक है। तो ये मेरा बायां हाथ है, आपके लिए दायां हाथ है, ठीक। मतलब मेरा बायां हाथ आपको दायां हाथ के रूप में लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा बायां हाथ है। तो सवाल में आपसे कहा गया है कि देखिए, थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करने के लिए हम लोग जो है ये इस प्रकार का जो है कुछ टेबल जैसा पिक्चर बना लेते हैं, आपको अच्छे से फील आएगा। अब देखो इसमें क्या सब कहा गया है आपको। चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये हो गया पश्चिम। चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है, तो उत्तर की ओर कार्य कर रहा है, ये उत्तर। इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। धारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी इधर की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है यानी इधर की ओर है, ये धारा है। अब आप लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो, FBI, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में CBI होता है, अमेरिका में FBI होता है। FBI, F का मतलब फोर्स, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और I का मतलब धारा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ये FBI, ये जो इंडेक्स फिंगर है जिसमें अंगूठी पहनाया जाता है, इसको डालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इस बीच वाले को डालते हैं धारा की दिशा में। और इन तीनों उंगलियों को हम लोग कैसे रखेंगे, एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, एक दूसरे के लंबवत, है ना। ये तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत है। तो ये F है, ये फोर्स जो है बताएगा, ये B है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये I है। हमें चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा पता है, तो हम क्या करेंगे कि उत्तर की दिशा में जो है इस चुंबकीय क्षेत्र को डालेंगे, और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की ओर जो है इस बीच वाली उंगली को डालेंगे, और देखेंगे कि धारा, ये अंगूठा की दिशा जो है वो किधर है। अंगूठे की दिशा ही हमें क्या बताएगा, फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा जो धारावाही चालक पर लग रहा है। तो देखो ये नीचे की ओर लग रहा है, यानी ये जो तार है इस पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा, है ना। इस पर फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है, राइट। इस वाले डायरेक्शन में हम लोगों ने किसको डाला, FBI, B को डाला, यानी कि इंडेक्स फिंगर को डाला इस वाले डायरेक्शन में। इस वाले डायरेक्शन में हम लोग मिडिल फिंगर को डाला। तो जो थंब है ये हमें क्या बता दिया, फोर्स की डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे आंसर यहाँ पर नीचे की ओर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा पता करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन करता है। देखो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दो तो हमें मिलता है यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आयनों का आदान प्रदान, आयंस एक्सचेंज करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है। किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है, डेविएशन होता है। डेविएशन को हम लोग डेल्टा से ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं उन्हें हम लोग ऐसे याद करते हैं, विबग्योर। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, तरंगदैर्घ्य जो है ये बढ़ती है, और जो डेविएशन है ये डिक्रीज करता है। यानी कि वेवलेंथ और विचलन में जो है उल्टा संबंध है, वेवलेंथ और विचलन में उल्टा संबंध है। अधिकतम विचलन उसमें होगा
जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी यानी कि वायलेट। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डेविएशन ये शो करेगा और मिनिमम जो है ये शो करेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये वायलेट जो है सबसे नीचे है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएशन इसी का होता है रास्ते से, है ना। ये ऐसे जो प्रकाश है ये निकल जाता, लेकिन देखो यहाँ पर वायलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट किया है और सबसे कम डेविएशन जो है ये रेड वाले का हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इकोसिस्टम के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। ओजोन का सूत्र होता है O3, जहरीली गैस है हमारे लिए। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। जो भी जीव या जो भी प्रक्रियाएं वायु पर निर्भर करती है उनके लिए ऑक्सीजन जो है आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ओजोन विषहीन है नहीं, अभी मैंने आपको बताया ओजोन जो है जहरीली गैस है हमारे लिए, विष है ना, ये जो गैस है ये पॉइजनस है हमारे लिए। ये गलत हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2 जो है सही है। ए हमारा राइट आंसर। छोटी आंत में अंकुर, अंकुर को हम लोग दीर्घ रोम भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में जो है इसका नाम दीर्घ रोम ही दे रखा है। दीर्घ रोम आप ध्यान में रखिएगा। दीर्घ रोम के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। छोटी आंत में भीतर की तरफ जो है ऐसे उंगली नुमा जो है ऐसी संरचनाएं हैं, ऐसी संरचनाएं हैं, उंगली नुमा जो है संरचनाएं हैं। इसे हम लोग विलाई बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं। जो पचा हुआ भोजन है, पाचन प्रक्रिया में भोजन जो है छोटी आंत में जाकर के अच्छे से पच जाता है, पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में जाकर के समाप्त हो जाता है। अब जो पचा हुआ भोजन है उसका ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो, इसके लिए ये उंगली नुमा संरचनाएं होती है। ये ज्यादा अवशोषण पाचित भोजन का जो अवशोषण हो रहा है उसकी मात्रा को बढ़ा देने का काम जो है ये दीर्घ रोम करती है। कैसे? तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके। जो ये उंगली नुमा संरचनाएं होती है, ये विलाई क्या करती है कि सरफेस एरिया जो होती है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, पाचित भोजन के अवशोषण के लिए जो सतह की क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम ये विलाई करती है। तो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। ये जो दीर्घ रोम होता है, उंगली नुमा संरचनाएं हमारे छोटी आंत में है, जो क्या करती है, पाचित भोजन के अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। इनमें ना जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो केशिकाएं होती हैं, वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है। यानी केशिकाओं का जो है संख्या इसमें बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड जो है केशिकाओं के थ्रू ही यहाँ तक पहुँचने वाला है और उसी ब्लड में जो है केशिका के थ्रू जो है पाचित भोजन का अवशोषण होगा। तो ज़्यादा सतह है तो ज़्यादा जो है रक्तवाहिनी इसमें होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा पाचित भोजन का अवशोषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो सबसे ऊपर आपको मिलता है पोटेशियम, उससे नीचे सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, तब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद जो है आप देखते होंगे तो हाइड्रोजन दिखता है। उसके बाद है मरकरी, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और इसके नीचे प्लेटिनम आप लिख सकते हो। तो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु है ना, क्या लिखा है सवाल में? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो जो धातु
हाइड्रोजन से जितनी ऊपर है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति उतनी ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब इन सारे को सजाओ, देखो इसमें मैग्नीशियम है सबसे ऊपर, उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद जिंक आ जाएगा, उसके बाद आयरन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है H+ देना, हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन आयन देना, और सबसे कम अभिक्रियाशील जो है ये लोहा है। तो लोहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक ऐसा जीव जो मात्र अपने आप में एक कोशिका है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, हमारे बैक्टीरिया, है ना, हमारे बैक्टीरिया जो हमें बीमार करते हैं। वैसे लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि दही में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, और इसमें आप जैसे कि अमीबा बोल सकते हो, बहुत सारे हैं। अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारे एक कोशिकीय ही होते हैं। अमीबा हमें चुनना है यहाँ पर। ये सारे बहुकोशिकीय हैं, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय है। पैरामीशियम एक कोशिकीय है, यूग्लिना एक कोशिकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है? यानी पानी में घुलने पर यह हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये किसकी खासियत है? जो अम्ल होते हैं ये पानी में घुलने पर एसिड H+ देते हैं, और जो क्षार होते हैं ये पानी में घुलने पर OH- देते हैं। अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपने आप में प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। इसका pH मान 14 होता है, ध्यान में रखिएगा। ये अम्ल है, ये अम्ल है, तो ये दोनों तो हमारा आंसर होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को आप जल में घोलोगे तो कार्बोनिक एसिड बनता है, एसिड H+ देता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है, भरपूर मात्रा में OH- देगा। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहीं पर क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये राइबोसोम ये जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें भी मिल जाएगा। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन दोनों में ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली भी इन दोनों में ही मौजूद होते हैं। रसधानी, ये आपको जो है, ये जो लवक है ये केवल प्लांट सेल में मिलेगा, और जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं केवल उसी में ये लवक मिलने वाला है। ये लवक के बारे में ध्यान में रखना, ये आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रसधानी पादप कोशिका में जो ये रसधानी है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। रसधानी पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। रसधानी, बहुत सारे पादप कोशिका ऐसे होते हैं जिसमें 90% तक का स्पेस जो है केवल रसधानी जो है वो अकेले ले लेती है। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी। हालांकि ये सवाल आएगा नहीं आपके एग्जाम में। ये याद रखो, जो लवक है ना ये केवल प्लांट सेल में मिलेगा, केवल प्लांट सेल में मिलेगा। राइबोसोम, ये आपके दोनों, ये झिल्ली युक्त संरचना नहीं है राइबोसोम। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, दोनों के अंदर मिलते हैं। कोशिका झिल्ली, कोई भी कोशिका हो सब में कोशिका झिल्ली मौजूद होती है। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, कोशिका झिल्ली होनी ही होनी है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सारे में मिलने वाले हैं। तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? देखो, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, या फिर केवल सवाल ये पूछ दे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर रॉबर्ट हुक। सेल की खोज इन्होंने की। ये सेल जो थी ये डेड थी,
लेकिन पहली बार डेड सेल ही खोजी गई। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। फिर 1674 में लीवेनहुक आते हैं और तालाब के जल से इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, है ना। बैक्टीरियल सेल ये थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, सेल के न्यूक्लियस की खोज की, नाभि की खोज की। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और एक और स्टेटमेंट जोड़ा, जिसे कोशिका सिद्धांत में कहा गया कि सारे ही जीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये नई कोशिका आती कैसे है ये किसी ने नहीं बताया था। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कहा जो नई कोशिका होती है वो कोशिका विभाजन से, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिका बनती है, ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। तो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसमें एक स्टेटमेंट इनका भी है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही होता है, कोशिका विभाजन से। हमारे इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। उस परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम वाले 3 प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट के एक सेल से संयोजित हैं। समानांतर क्रम में है, ये देख लो आप, समानांतर क्रम में है, 220 वोल्ट के एक सेल से संयोजित है। प्रभावी प्रतिरोध डैश और 20 ओम प्रतिरोध में धारा डैश होगी। अच्छा, समानांतर क्रम में है तो सबको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सबके सिरों के बीच जो विभव पात है वो 220 वोल्ट ही रहेगा, 220 वोल्ट ही रहेगा। अब इस वाले में देख लो 20 ओम से धारा पूछा गया है, I बराबर V बट्टे में R हो जाएगा। V का मान 220, R का मान 20, 0 0 खत्म हो जाएगा, 11 एम्पियर। यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे कट जाते हैं। अब जो है हमें प्रभावी प्रतिरोध चाहिए, तो इसके लिए हमें जो है ये फॉर्मूला जो है लगाना पड़ेगा, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, माफ करिएगा 60 आएगा, 60 आएगा। 6 3 2 6 3 9 2 11/60। सॉरी, ये 1/RP है, ये 1/RP है, यही सब मिस्टेक इसमें होगा। 60/11, 60/11 सी हमारा राइट आंसर, ये भी हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा पार्ट 9 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।